हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपको 2008 और 2011 2010 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 3 वर्षों के ये क्वेश्चन हैं, जिनमें कभी एक और कहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2008 का क्वेश्चन ये है, 2010 का ये क्वेश्चन है, फिर 2011 के 2 क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से हर एक वर्ष में प्राचीन भारत से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा गया है। आइए पढ़ें और समझें और इससे आइडिया लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चनों को बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, कथन पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं दक्षिण भारत में जब ये आंध्र में शासक हुए, जिसमें 7 शासक हुए और ये अयोध्या के इक्ष्वाक शासकों से थे। तो ये हम देखते हैं जो इक्ष्वाक शासक थे, इनकी जो रानियां थी वो सभी बौद्ध मत के समर्थक थी, विरोधात्मक नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं तो जब ये इक्ष्वाक शासक की रानियां जो थी वो बौद्ध मत के समर्थक में थी, तो उनके राजा भी बौद्ध मत के समर्थक थे। इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये समर्थक में थे, विरोधात्मक नहीं थे। इसलिए यह आंसर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो जो पाल शासक थे पूर्वी भारत में, वो बौद्ध मत के समर्थक थे, ये बात तो रियल है। जो पाल शासक हुए वो बौद्ध मत के समर्थक थे, तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। जब यह स्टेटमेंट सही हो जाता है तो हमारा आंसर इनमें से कौन हो जाता है? एक सही है, ये गलत है, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता, पहला गलत है, दूसरा केवल दूसरा सही है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इसलिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाएगा। देखिए, प्राचीन भारत से आप सिंधु सभ्यता, गुप्त काल और ये बौद्ध और जैन धर्म, ये अगर सही से पढ़ लें वैदिक सभ्यता, तो आपको देखने को मिलेगा इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर उठाए गए हैं। हमने प्राचीन भारत के कितने भी 1995 से लेकर अभी तक 2011 तक हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चनों को, उनमें हमने देखा कि ज्यादातर आपको गुप्त काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और सिंधु सभ्यता से हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप इन टॉपिकों को इतना पढ़िए कि इनसे आया हुआ क्वेश्चन कभी छूटे ना। तो ये इसमें हमें पता चल गया, इक्ष्वाक शासक जो थे बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे, समर्थक में थे। इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाता है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं केवल स्टेटमेंट दूसरा सही है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो हम देखते हैं अजंता की गुफा हमें कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र। और बाघ गुफाएं हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण हमें कहाँ पे मिलेगा? बाघ गुफाएं जो है, ये बाघ गुफाएं हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हीं देखो, गुप्त काल से संबंधित गुप्त गुफा में चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण, इनमें से एक अजंता है और दूसरा बाघ गुफाएं हैं। ठीक, और ये कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, बाघ गुफाएं। ठीक, और ये क्वेश्चन हमारा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी
में IAS प्री में प्राचीन भारत से उठाया गया ये टॉपिक है, और जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन भारत से 2010 में। अब देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने की कला देखिए, और एक क्वेश्चन नॉलेजेबल पूछता है कि कैसे नॉलेज के साथ पूछता है, कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप आंसर दे नहीं सकते। तो इस तरीके से देखते हैं, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। नंबर 1 कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। हमारा मतलब ये कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में जो धर्म के बारे में बताया गया उसमें कहा गया है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह बात कही गई है और यह बात सही भी है। ये चीज हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है। दूसरा क्या कह रहा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2। देखो, धर्म व्यक्ति के दायित्वों स्वयं दूसरों के प्रति और व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये बात तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ऋत जो ऋत था यानी ऋतुएं जो थी ये दिन और रात ये प्रकृति पर निर्भर करती हैं, ये हमेशा होंगी दिन और रात, ये प्रकृति का नियम है। इसके बारे में वैदिक सभ्यता में कहा गया है। और जो ऋत का जो हमें देवता बताया गया है वो हम वरुण देवता को समझते हैं। तो इसमें ऋत को जो बताया गया वो ऋत वरुण देवता से संबंधित है। और जो ऋतुएं हैं हमें बताया गया कि ऋतुएं जो हैं हमारी हर अपने टाइम पे बदलती रहेंगी, और ये सब वैदिक सभ्यता में दिया गया है। तो इसलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट सही होता है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, सही बात है, जो श्रेष्ठ और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, जैसे दिन रात होना, मौसम बदलते रहना, ठीक, जाड़े के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, इस तरीके से ऋतुएं बदलती रहती हैं और किस तरीके से सृष्टि चलती है, ये सब चीजें हमारे वैदिक सभ्यता में दिखाई गई। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं जब ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों कथन हमारे सही हैं, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, आप आइडिया लीजिए और इसी हिसाब से पढ़िए। वैसे हम तो मानते हैं ये जितने क्वेश्चन लिए जाते हैं वो ज्यादातर दक्षिण भारत के जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इस तरीके के जो बोर्ड हैं उनकी किताबों से ये क्वेश्चन ज्यादातर उठाए जाते हैं। तो आप दक्षिण भारत के अगर किताबें मिल जाएं, ठीक, तो उनको एनसीईआरटी की तो होती ही है, लेकिन दक्षिण भारत के बोर्ड के जो किताबें हैं अगर वो मिल जाएं तो उनसे आप पढ़िए तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर सी हो जाएगा। धर्म तथा रीत के बारे में वैदिक सभ्यता में पूछा गया था। चौथा नंबर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से आ गया, यानी हर एक वर्ष, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, ये हमारा 2010 का है, ये 2008 का, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। हर एक साल प्राचीन भारत से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप पढ़ते चलिए और देखते चलिए, समझते चलिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया क्वेश्चन और कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। ये तो बात तो सही है कि ये लौकिक थी, क्योंकि यह प्रचलित थी और नगरीय सभ्यता थी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, धार्मिक तत्व उपस्थित था, ये बात तो सही है। हमें
कुंड, यज्ञ कुंड और धर्म को मानने वाले, ये सब तो मिलता है, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, जिसलिए ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिर के जो स्टेटमेंट हैं, मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, तो यह वर्चस्वशाली नहीं था धर्म, ठीक, लेकिन उपस्थित था, ये बात तो है, क्योंकि नहाने की और पूजा करने की क्रिया को हम, यज्ञ को, हर चीज को हम देखते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा कह रहा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात भी सही है, क्योंकि उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कपास से लोग परिचित थे और उनके वस्त्रों से बनाए हुए वस्त्र पहनते थे, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हम क्या कर देखते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हम देखते हैं एक और दो सही है। तो इस तरीके से हम देखें किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा जाता है और किस तरीके से आगे पूछे जाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन बना कर पूछते हैं यूपीएससी वाले। तो आप देखते चलिए और पढ़ते चलिए, और हमेशा इन्हीं क्वेश्चनों से आइडिया लीजिए और इन्हीं क्वेश्चनों के आइडिया से आप पढ़िए, आपको बहुत लाभ होगा। आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। बस इसी बात पे आप अच्छे से पढ़िए और हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।